रेडियो टांटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आपकी आवाज पेश करते हैं हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन के द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान के एक और अंक में हम आपके घरों तक पहुंच गए हैं। देश के 200 सामुदायिक रेडियो स्टेशन अपनी अपनी भाषाओं और बोलियों में आप लोगों तक केंद्र सरकार की योजनाओं को ढेर सारी जानकारियों के साथ पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। इस प्रयास में आपके अंचल में हम अपने रेडियो के माध्यम से कितने सफल हो पा रहे हैं, ये तो आपके पत्र और फ़ोन बता रहे हैं और हमारी आपसे उम्मीद है कि इन जानकारियों का लाभ आप खुद या अपने घर के बुजुर्गों को ज़रूर दिलवाएं। आखिर सरकार ये योजनाएं इन्हीं के लिए तो संचालित कर रही है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है जो समाज में दिव्यांगजन, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के बुजुर्गों और अन्य विशेष समूहों के लिए समय समय पर नई योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित करता है। वर्तमान में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम के साथ राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 14567 वृद्धावस्था देखभाल प्रशिक्षण, इसी के साथ वृद्धावस्था विकास योजना, वयोश्री योजना, मोतियाबंद के ऑपरेशन, बुजुर्गों को भरण पोषण का अधिकार जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन योजनाओं और सेवाओं का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और देखभाल, आर्थिक समर्थन प्रदान करना है। लेकिन इन योजनाओं का फायदा लेने के लिए बुजुर्गों को खुद सक्रिय बनाकर रखना भी तो जरूरी है। कैसे? आज भारत बाबा और लक्ष्मी आ गए हैं योजनाओं के बारे में बताने के साथ ही ये बताने कि उम्र बढ़ने के साथ वृद्धजन सक्रिय जीवन जी सकते हैं। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है, हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम, हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। तेरा हर कदम जो खुददारी का हो, जहां सभी बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी एक्सपर्ट एडवाइस, कानूनी सलाह, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं व अधिकार और सभी सीनियर सिटीजन्स के जीवन को आसान बना रही टेक्नोलॉजी के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइस और भी बहुत सी जरूरी बातें इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे। इस कार्यक्रम को आप तक ला रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार व सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन। तो अपने बुजुर्गों को दीजिए सम्मान पूर्वक जीवन और अधिकार। कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान के साथ। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सर उठा के जी। क्या हो गया है? सुबह से फोन लगा रही हूँ पर उठा नहीं रहे। मम्मी, लगता है दादू को कोई प्रॉब्लम है। सुबह से फोन लगा रही हूँ, घंटी बज रही है लेकिन फोन रिसीव नहीं कर रहे। हेलो हेलो दादू। हाँ बेटा, तुमने फोन किया था क्या? क्या दादू, सुबह से कितनी बार कॉल कर चुकी हूँ। कहाँ थे आप? ठीक तो हैं? कोई प्रॉब्लम है क्या? तबीयत ठीक है आपकी? अरे बोलिए तो। बेटा, तेरी स्पीड ट्रेन रुके तब तो मैं अपनी बैलगाड़ी चलाऊं। आप मजाक कर रहे हैं दादू, मुझे कितनी फिक्र हो रही थी। देख, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसे देखूं? रुकिए, वीडियो कॉल करती हूँ। मेरे पास ऐसा तरीका है कि बिना वीडियो कॉल के भी तू मुझे देख सकती है। कौन सा तरीका? कोई नया इनोवेशन हो गया क्या? नया नहीं,
ये तरीका सदियों पुराना है, बस अब लोग इसे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। आप नहीं बदलेंगे दादू, हर बात को पहेली बना देते हैं। तो चल दोनों मिलकर पहेली सुलझाते हैं। दादू आप? कैसा सरप्राइज दिया? अच्छा, इसलिए सुबह से फोन नहीं उठा रहे थे। और नहीं तो क्या, हमेशा तू ही अचानक आकर मुझे चौंका देती है। मैंने सोचा आज मैं तुझे धप्पा कर देता हूँ। और वो जो आपके घुटनों में दर्द था, थोड़ा बीपी भी बढ़ा हुआ था, उसका क्या? अब भाई हाड़ मास का शरीर है, कुछ ना कुछ तो लगा ही रहेगा। इसका क्या मतलब, हम अपनी बिटिया को सरप्राइज करना छोड़ देंगे? आई लाइक योर एनर्जी दादू, पर सेहत का ध्यान भी रखना चाहिए। वो तो सरकार रख रही है ना। सरकार? कैसे? जादू के नंबर से। आप फिर पहेलियां बुझाने लगे। अरे भूल गई, तूने ही तो वो जादू का नंबर बताया था, 14567। इस पर फोन करके मैं वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य योजनाओं का पूरा लाभ लेता हूँ। वेरी गुड, ये हुई ना बात। उसी फोन से मुझे राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम का पता चला। मैंने फौरन अपने सब दोस्तों को भी इसकी जानकारी दी। वाओ दादाजी, आपकी अलर्टनेस से तो आप हमारी जनरेशन को कॉम्प्लेक्स दे सकते हैं। तुम लोगों को देखकर तो हमें ऊर्जा मिलती है। तुम्हारी उम्र में हमें ना इतना नॉलेज था, ना हम इतने सारे टास्क करते थे। समय के साथ खुद को अपडेट रखना पड़ता है दादू। राइट, इसलिए तो मैं खुद को अपडेट करने आ गया। समझ गई, मैं बाकी लोगों को फोन करती हूँ, फिर आपकी सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग शुरू करते हैं। तब तक आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। रेस्ट? किसको चाहिए रेस्ट? 3 घंटे गाड़ी में बैठकर ही तो आया हूँ, दौड़ता हुआ थोड़ी आया हूँ। आप तो कमाल है दादू, एक्टिव एजिंग का परफेक्ट एग्जाम्पल। पता है, जब मैंने अपने दोस्तों को बताया कि आप ये नया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सीख कर काम शुरू करना चाहते हैं, तो सब इतने एक्साइटेड हुए कि क्या बताऊं। एक्साइटमेंट तो मुझे है लक्ष्मी। रिटायरमेंट के 4 साल बाद फिर से काम शुरू करना जैसे एक नई कहानी की शुरुआत। आप नौकरी से रिटायर हुए थे दादू, काम से थोड़ी। काम तो आप कर ही रहे थे। हाँ, दिन भर में बस 2 घंटे बच्चों को पढ़ाना, उसके बाद तो सारा दिन खाली बैठता हूँ। क्या फायदा ऐसे काम का? यही तो फायदा है। क्या कि मैं तुझे सरप्राइज करने आ गया? नहीं, कि आप नया सॉफ्टवेयर सीखने आ गए। वो तो बच्चों की जरूरत है। गांव में उन्हें ढंग से कंप्यूटर के बारे में बताने वाला कोई नहीं। ये सॉफ्टवेयर उन्हें आगे अपने करियर में काम में आएगा। अब वो सब तो यहाँ आ नहीं सकते, ना ही तुम लोग लंबे समय तक वहाँ रह सकते हो, तो मैंने सोचा कि मैं सीखकर उन्हें सिखा देता हूँ। यही तो फायदा हुआ। 1 घंटे बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में आप एक नया स्किल सीख रहे हैं। ये आपके भी तो काम आएगा। स्किल कभी बेकार नहीं जाती। ये तो 100% की बात कही। दादू, हमारी सरकार भी बुजुर्गों को किसी बेहतर काम में लगाए रखने के लिए वयो अभ्युदय योजना चला रही है। पिछली बार तुमने इसकी चर्चा तो की थी। क्या एक शब्द कहा था तूने, वो क्या? एजिंग? एक्टिव एजिंग। हाँ, एक्टिव एजिंग। अभी भी तूने कहा मैं एक्टिव एजिंग का उदाहरण हूँ। थोड़ा खुलकर बताएगी क्या है ये एक्टिव एजिंग? सरकार की कोई नई योजना है क्या? योजना नहीं दादू, ये एक मोरल सिचुएशन है। यानी सरकार चाहती है हम जैसे लोग ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहें, ठीक? एकदम ठीक। नौकरी से रिटायर होने पर हम जिंदगी से थोड़ी रिटायर हो जाते हैं। बस हमारे काम की प्रवृत्ति बदल जाती है। क्या बदल जाती है? अरे भाई, पहले हम पैसे कमाने के लिए काम करते थे, अब समय काटने के लिए काम करते हैं। वो भी ठीक है, लेकिन यदि कोई काम करके पैसे भी कमाना चाहे तो सरकार इसके लिए भी एनकरेज करती है। क्या उनके लिए नौकरियों का इंतजाम कर देती है? जवान लोगों को तो बड़ी मुश्किल से नौकरी मिलती है, और तुम हम बुजुर्गों को आमदनी के साधन देने की बात कर रही हो।
सिर्फ आमदनी के ही साधन नहीं बल्कि पेंशन की सुविधा भी। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, अटल पेंशन योजना, ऐसी और भी कई योजनाएं हैं। सच में? आपको यकीन नहीं होता? रुकिए, मैं आपकी बात करवाती हूँ। किससे? रुकिए तो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, लक्ष्मी बोल रही हूँ। जी, मैंने आपको अपने भारत दादाजी के बारे में बताया था ना? जी, वो आ गए हैं, पर वो कुछ जानना चाहते हैं। वो आपसे बात करेंगे। अरे कौन है? मैं क्या बात करूंगा? ये वयो अभ्युदय योजना के परियोजना अधिकारी हैं। आपके सब सवालों का जवाब है इनके पास। लीजिए, बात कीजिए। अरे जी सर, मैं भारत। जी वो एक्टिव एजिंग के बारे में कुछ पूछ रहा था। हाँ जी, लक्ष्मी कह रही थी कि सरकार हम बुजुर्गों को भी काम दे रही है जी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय लेकर आया है बड़े बुजुर्गों के लिए एक खास योजना। इस योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्ति के बाद हमारे जो बुजुर्ग हैं वो निराशा में न आए, जीवन यापन में परेशानी न हो, इसके लिए उसने देश के उद्योगपतियों से बात की। कहा कि वह सेवानिवृत्त होने वाले के अनुभव का लाभ उठाएं, उन्हें अपने यहाँ सेवा मिलें, उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। केंद्र सरकार की पहल के बाद 2000 से ज़्यादा उद्योगों ने बुजुर्गों को नौकरी देने के लिए ऑनलाइन रोजगार पोर्टल सेक्रेंड यानी सीनियर एबल सिटीजन्स री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी बनाया, जिसका रजिस्ट्रेशन भी कराया। बड़ी संख्या में ऐसे बुजुर्ग भी आगे आए जो अपने अनुभव के आधार पर नौकरी या ऐसा कोई सम्मानजनक काम चाहते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मुताबिक देश में बुजुर्गों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह पूरी योजना शुरू की गई है। इन उद्योगों की ओर से 200 से ज़्यादा नौकरियां भी निकाली गई हैं। 4100 से ज़्यादा बुजुर्गों ने इस पोर्टल पर जाकर नौकरियों के लिए रजिस्ट्रेशन भी कराया। मंत्रालय का मानना है कि अभी तो शुरुआत है, जल्द ही और भी उद्योग इस ओर पहल करेंगे। उद्योगपति वैसे भी अनुभवी लोगों को नौकरी में प्राथमिकता देते हैं। बुजुर्गों का लंबा अनुभव उद्योगों और देश के विकास दोनों को ही गति देगा। सेवानिवृत्त व्यक्ति भी इस कार्य को वरदान मान पूरी क्षमता से कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत विस्तार से जानकारी दी। मेरे सारे सवालों के जवाब भी मिल गए और काम करने के लिए हौसला भी मिल गया। लीजिए दादू, मेरे दोस्त भी आ गए। हम अपनी क्लास शुरू करें? भाई, मैं आप लोगों जितना इंटेलिजेंट नहीं हूँ। कंप्यूटर भी नाम मात्र का जानता हूँ। सिखा लोगे मुझे ना? दादाजी, इंटेलिजेंट तो पता नहीं, लेकिन एनर्जेटिक तो आप हैं, वो काफी है। हाँ, बस तुम जैसे बच्चों को देखकर जोश आ जाता है। जब कभी जरा ढीला पड़ता हूँ तो ये है ना लक्ष्मी, बम धमाका करके मुझे जगा देती है। दादाजी, लक्ष्मी ने बताया आप अकाउंट ऑफिस में काम करते थे। यानी आपको बाजार, बजट और टैक्स वगैरह सबकी जानकारी है तो सही, पर आप क्यों पूछ रहे हैं? आप कह रहे थे ना कि आप इंटेलिजेंट नहीं हैं। अब देखिए, आप टैक्स के मामले आसानी से सुलझाते थे और हमें कोचिंग जाने के बाद भी इस सब्जेक्ट में बस पासिंग नंबर आते हैं। अरे, ये इतना भी मुश्किल नहीं है। हमें तो बड़ा बोरिंग लगता है। रुचि नहीं आती इसलिए नंबर नहीं आते। मजबूरी में पढ़ना पड़ता है। मैं तो सर की क्लास में पीछे बैठकर बस झपकी लेता हूँ। हाँ, शुरू में ये बोरिंग लगता है, लेकिन एक बार समझ में आने लग जाए तो इससे इंटरेस्टिंग कुछ नहीं। मैंने इन लोगों को बताया था, हमारे भारत दादू गांव में जब से बच्चों को इकोनॉमिक पढ़ाने लगे हैं, उनके डिक्टेंशन आने लगे। बस तो डील कर लेते हैं, एक हाथ दे एक हाथ ले। मतलब? कंप्यूटर ट्रेनिंग लें और टैक्स पढ़ाई दें। ओह, एक्सीलेंट। प्लीज दादाजी, ये डील कर लीजिए। लेकिन दादाजी गांव में रहते हैं, यहाँ कितने दिन तुम लोगों को पढ़ा पाएंगे? नो प्रॉब्लम दादाजी, अब टेक्नो फ्रेंडली होने वाले हैं तो दूर बैठकर भी हमारी क्लास ले पाएंगे। क्यों दादाजी?
डील की जा सकती है। आप मुझे पढ़ाइएगा, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। हुर्रे, ये तो पार्टी वाली बात हो गई। अभी पार्टी तो नहीं कर सकते, लेकिन इस डील को सेलिब्रेट तो कर सकते हैं। कैसे? कुछ खाके? खा भी लेंगे, पहले कुछ गाना वाना हो जाए। बता, कौन सा गाना लगाऊं? गाना तो लाइव चलेगा। लाइव? कौन गाएगा? तू गाएगा? तो हम सबको कान बंद करना पड़ेगा। लक्ष्मी, लक्ष्मी थोड़ा थोड़ा गा सकती है। लक्ष्मी थोड़ा थोड़ा गा सकती है, लेकिन लक्ष्मी के दादाजी बहुत अच्छा गाते हैं। अरे बेटा, पहले गांव की मंडली में गा लिया करते थे, अब कहाँ गाना वाना। गाइए ना दादाजी, हमें गांव का संगीत लाइव सुनने को कहाँ मिलता है। पर बेटा, दादाजी, अब हम लक्ष्मी के दोस्त ही नहीं, आपके टीचर भी हो गए हैं, तो आपको हमारा आदेश मानना पड़ेगा। अच्छा ठीक है भाई, अंदर से जरा ढोलक तो ले आओ। लक्ष्मी, तुम भी मेरा साथ देना। ओके दादाजी। वाड्या वाड्या वेलड़ीने लागी समका जोर मारी कराम धीरे लोल। वाड्या वाड्या वेलड़ी
धीरे लोल हैणारा देत वौड़ हंडली घाणी भागे मारी कराम धीरे लोल भाग्या भाग्या वेलड़ीने लागी समका जोड़ मारी कराम धीरे लोल भाग्या भाग्या वेलड़ीने लागी समका जोड़ मारी कराम धीरे लोल पैणा करे तवोड़ धान घणी वेरे मारी कराम धीरे लोल पैणा करे तवोड़ धान घणी वेरे मारी कराम धीरे लोल आला कांडे तवोड़ सकला घणी भागे मारी कराम धीरे लोल आला कांडे तवोड़ सकला घणी भागे मारी कराम धीरे लोल वाह वाह, ऐसे ही गाते बजाते पढ़ाने वाला टीचर मिल जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। अब तुम भी टीचर हो, तुम्हें भी ऐसे ही गाते बजाते ही दादू को सिखाना पड़ेगा। गाते बजाते तो नहीं, लेकिन मैं तुम्हें कहानी सुनाते हुए पढ़ा सकता हूँ। वाह, तो फिर आज से ही क्लास शुरू कर देते हैं। हाँ हाँ, सुनाइए ना दादाजी। ठीक है, तो सुनो। एक गांव में एक वृद्धा अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। एक दिन एक दुर्घटना में उसका एक पुत्र मर गया और कुछ समय बाद दूसरा पुत्र काम धंधे की तलाश में दूर शहर चला गया। अब वृद्धा अकेली रह गई। बेटे को परदेश गए कुछ ही दिन हुए थे। एक दिन एक व्यक्ति वृद्धा के दरवाजे पर आकर प्रार्थना करने लगा कि हे माई, मैं मुसाफिर हूँ, आज की रात मुझे घर में ठहरने की जगह दीजिए। वृद्धा उसे आदर से घर के अंदर ले गई। उत्सुकता से उसने मुसाफिर से पूछा कि तुम कहाँ से आ रहे हो? उसने जवाब दिया, दूसरी दुनिया से। भोली बुढ़िया पहले तो कुछ समझी नहीं। उसने मासूमियत से पूछा, दूसरी दुनिया यानी भगवान के घर से? मुसाफिर ने धीरे से मुस्कुरा दिया और दूसरी दुनिया के बारे में तरह तरह की बातें बताने लगा। वृद्धा की आंखों में चमक आ गई। उसने स्वीकार कर लिया कि जरूर ये भगवान का भेजा दूत है जो मेरे मरे हुए बेटे की खबर लेकर आया है। वृद्धा ने उससे अपने बेटे के बारे में पूछा तो मुसाफिर ने मुस्कुराते हुए बताया कि आपका बेटा और मैं भगवान के यहाँ एक ही कमरे में रहते हैं। वो वहाँ सारस पालता है। आप तो जानती हैं, अम्मा जी की सारस हमेशा कटीली झाड़ियों में चले जाते हैं। उनके पीछे भागते भागते आपके बेटे के कपड़े जूते सब फट गए। बड़ा बुरा हाल है, आप देखोगी तो रोना आ जाएगा। मुसाफिर की बात सुनकर वृद्धा सचमुच रोने लग गई। उसने रोते रोते मुसाफिर से कहा, बेटा, मेरे पास थोड़े से रुपए हैं और कुछ कपड़े हैं, तुम ये मेरे बेटे को दे दोगे तो बड़ी कृपा होगी। मुसाफिर ने इस तरह हामी भरी जैसे वो वृद्धा का बहुत बड़ा काम करने वाला है। दूसरी सुबह वो मुसाफिर वृद्धा से कपड़े और रुपए लेकर चला गया। कुछ दिनों बाद वृद्धा का दूसरा बेटा परदेश से वापस आया तो देखा, खाना खाते हुए वृद्धा ने उससे कहा, बेटा, तुम्हारा भाई बहुत कष्ट में है। भाई ये सुनकर चौंक गया। जब उसकी माँ ने उसे पूरी बात बताई तो वो गुस्से से चिल्लाने लगा, मरने के बाद कोई लौटकर आता है? भला वो दूसरी दुनिया का नहीं था, इसी दुनिया का कोई ठग था, और तुमने बिना सोचे समझे उसे कपड़े और रुपए दे दिए। तुमने तो मुझे कंगाल करने का सोच लिया है। वो गुस्से में
और भी बहुत कुछ बोलता रहा। वृद्धा ने बुझे स्वर में कहा, तू ठीक कहता है बेटे। मैं ममता में बहकर उसे बहकावे में आ गई थी। गुस्सा मत कर, मैं तो जाहिल बुढ़िया हूँ। इस दुनिया में अच्छे अच्छे लोग बेवकूफ बन जाते हैं। वृद्धा ने कितना ही अफसोस किया, लेकिन उसके बेटे का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने चीखते हुए कहा, दुनिया में कितने भी जाहिल लोग होंगे, लेकिन तुम जैसा मूर्ख कोई नहीं होगा। वृद्धा ने उसे शांत करने के लिए रोते हुए कहा, दुनिया में मूर्खों की कमी नहीं है बेटा, एक ढूंढेगा 1000 मिलेंगे। वह गुस्से में अपना बैग उठाता हुआ बोला, ठीक है, मैं जाता हूँ। अगर तुमसे बड़ा कोई मूर्ख मिला तो वापस आ जाऊंगा, नहीं तो मुझे भी मरा हुआ समझकर भूल जाना। वृद्धा रोती कलपती उसे रोकती रही, पर वो पैर पटकता चला गया। अब युवक किसी मूर्ख की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। एक गांव में जमींदार के घर बाहर कुछ बकरियां चर रही थीं। युवक एक बकरी के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और कुछ बुदबुदाने लगा। घर की खिड़की से जमींदारीन ये सब देख रही थी। उसे भी उत्सुकता हुई। उसने अपनी नौकरानी को भेजकर पूछवाया तो युवक ने बड़ी गंभीरता से बताया कि ये चितकबरी वाली मेरी पत्नी की सगी बहन है, मैं इसे पहचान गया हूँ। नौकरानी ने सोचा कोई पागल है, इसलिए उसे बहलाने के लिए उसने कहा, ठीक है, तुम पत्नी की बहन से मिल लिए, अब जाओ। लेकिन युवक रोते हुए कहने लगा, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, वो अपनी प्यारी बहन से मिलना चाहती है। मैं कब से इसे ढूंढ रहा हूँ, ये अब मिली है। मैं इसे घर ले जाऊंगा। एक बार मेरी पत्नी इससे मिल ले, फिर मैं इसे वापस यहाँ छोड़ जाऊंगा। नौकरानी ने ये बात अपनी मालकिन को बताई। पहले तो जमींदारिन को हंसी आ गई, लेकिन उसका रोना गिड़गिड़ाना सुनकर उसे युवक पर दया आ गई। उसने युवक से कहा, ठीक है, तुम अपनी पत्नी की बहन को ले जाओ, लेकिन उसका छोटा मेमना उसके बगैर नहीं रह पाएगा। वो माँ का दूध पीता है, उसे भी साथ ले जाना पड़ेगा। तुम हमारी गाड़ी ले जाओ ताकि अपनी बहन से मिलने के बाद इन दोनों को जल्द से जल्द वापस यहाँ भेज सकूं। युवक उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हुआ उनकी ही गाड़ी में उनकी बकरी और उनका मेमना लेकर चला गया। जमींदार के लौटने पर जमींदारीन उन्हें हंस हंस कर इस घटना के बारे में बताने लगी। पत्नी की बेवकूफी सुनकर जमींदार ने अपना सिर पीट लिया। उसने गुस्से में अपनी पत्नी को मूर्ख, गवार, बेवकूफ और भी कई अपशब्द कहे। फिर उसने सोचा अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा, उसे किसी तरह पकड़ना होगा। वो अपना घोड़ा लेकर उस दिशा में भागा जिस दिशा में युवक गया था। युवक को इस खतरे का आभास था। उसने गाड़ी को जंगल में सुरक्षित जगह छुपाया और अपनी टोपी को गमछे से ढककर जंगल के बाहर बैठ गया। अनुमान के अनुसार जमींदार बकरी ढूंढता वहां पहुंच गया। उसने युवक से पूछा, भाई, तुमने किसी व्यक्ति को बकरी मेमना लेकर भागते देखा है? वो चोर है, बताओ, जल्दी बताओ। युवक ने बड़ी गंभीरता से कहा, देखा तो है, उसने मुझसे रास्ता भी पूछा था, वो इस तरफ गया है। जमींदार जैसे ही जाने को हुआ, युवक ने उसे रोका, लेकिन यहाँ से आगे तो मंडी है, वो यदि बकरियों को वहां छोड़ दे तो आप उस चोर को कैसे पहचानेंगे? जमींदार असमंजस में पड़ गया। उसने युवक से कहा, तुमने तो उसे अच्छे से देखा है, तुम उसे पहचान लोगे? युवक के हाँ कहने पर जमींदार ने उससे विनती की कि तुम मेरा घोड़ा ले जाओ और उस चोर को पकड़ लाओ, बदले में मैं तुम्हें 1000 रुपये इनाम दूंगा। युवक ने मायूसी से कहा, मैं चला तो जाता, लेकिन आज ही मैंने जंगल से बड़ा कीमती बाज पकड़ा है जो मेरे गमछे के अंदर है, मेरे हाथ हटाते ही वो उड़ जाएगा। जमींदार ने उसे वचन दिया कि उसके लौटने तक वो उसके बाज की रक्षा करेगा। इनाम के 1000 रुपये भी अभी इसी वक्त दे देगा। युवक राजी हो गया। जमींदार को वहीं बैठाकर उससे 1000 रुपये और उसका घोड़ा लेकर वो वहां से निकल गया। सारा सामान लेकर वो माँ के पास पहुंचा। उसने माँ से अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। तुम ठीक कहती थी माँ, दुनिया में मूर्खों की कमी नहीं है। देखो, मैं मुफ्त में बकरी, मेमना, घोड़ा और 1000 रुपये भी लाया हूँ। अब मैं यही रहूंगा तुम्हारे साथ। बेटे के लौट आने से वृद्धा खुश तो हुई,
लेकिन सारी बात जानकर उसने उससे कहा, बेटा, कोई ममता दया में पड़कर मूर्ख बन सकता है, लेकिन इस तरह लोगों को मूर्ख बनाकर लूटने से सारी दुनिया पापियों से भर जाएगी। जा, उसका सारा सामान उसे लौटा दे। तो बेटे ने सारा सामान लौटा दिया। ये तो तुम लोग तय करो, हमारी कहानी तो यहाँ खत्म होती है। यानी राह दिखाने वाला अपना काम कर देता है, उस राह पर चलना या नहीं ये हमें खुद तय करना होगा। बिल्कुल सही। जैसा हम वृद्धों के लिए बनी ये वयो अभ्युदय योजना, सरकार ने तो योजना लागू कर दी, अब इसका लाभ लेना हमारे हाथ में है। वाह दादाजी, कैसे बात से बात जोड़ दी। चलो अब काम शुरू करें, कुछ बातें अगली बार के लिए छोड़ दें। अगली बार हम फिर आएंगे, कहानी, गीत और ढेर सारी जानकारियों का पिटारा भी लेकर आएंगे। आपने अटल वयो अभ्युदय योजना से लाभ लेना शुरू किया कि नहीं? पत्रों या फोन के जरिए हमें जानकारी तो दीजिए। नहीं किया है तो 14567 एल्डर लाइन नंबर पर फोन लगाकर अपनी समस्या बताएंगे, तब ना सहायता मिलेगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रयोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान कार्यक्रम सुनते रहिए, जानकारियाँ इकट्ठी करते रहिए और लाभ भी लेते रहिए। फिलहाल आज के लिए अनुमति दीजिए। नमस्ते। कितना अच्छा लगता है ना किसी की मदद करके। अगर मैं कहूं कि आपकी मदद के इंतजार में कोई है जो आपकी राह देख रहा है, वो हैं हमारे वृद्धजन। दोस्तों, आज वृद्धजनों की जरूरतों और उनके मदद के लिए होती लोगों की कमी को देखते हुए हमारे भारत सरकार ने आप जैसे युवाओं को जेरियाट्रिक केयर गिवर्स बनने का मौका दिया है। वो युवा या युवतियां जिन्हें लोगों की मदद कर, स्पेशली बुजुर्गों की मदद कर दिल में होती है खुशी, तो आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। ट्रेनिंग पाने के बाद आप बुजुर्गों की उचित देखभाल कर सकते हैं। उनकी डेली लाइफ और गैर डेली लाइफ पहलू के साथ साथ वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और उनकी संगति का भी ध्यान रख सकते हैं। अभी 3180 जेरियाट्रिक केयर गिवर्स को प्रशिक्षित किया जा चुका है। आप भी इसमें प्रशिक्षित हो सकते हैं और किसी के चेहरे की मुस्कान बन सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए scw.dosje.gov.in पर अभी विजिट करें। CRA द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। तो दोस्तों, हम फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान कार्यक्रम में। आप हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM पर, आपके झाबुआ की आवाज।